चल अब आ जाएगी, रहने दो। चलिए, आपका संडे को जो है एक छोटा सा पेपर हुआ था, है ना। उम्मीद है कि आप लोगों के क्वेश्चन जो हैं सही हुए होंगे, है ना। कहाँ से हैं एग्रोनॉमी के? 41 से, चलो पीछे चला गया। 41 फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग लोकेटेड एट, ठीक है, गंगटोक सिक्किम। नहीं होगा, यहाँ पर क्या है आपका नौफरी है, ठीक है। मोदीपुरम यूपी, मोदीपुरम मेरठ यूपी, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च है। गाजियाबाद दिल्ली, गाजियाबाद जो है अगर यूपी पीछे लिखा होता तो ये क्या रहता आपका राइट रहता। नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। डू नथिंग अप्रोच एसोसिएटेड विद, डू नथिंग अप्रोच ये मैंने आपको नहीं बताया था, ठीक है। ये आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन पीजी के पेपर में जो 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें से सारे क्वेश्चन आपको राइट करने नहीं होते हैं, ठीक है। अगर 60 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन भी अगर आपके राइट होते हैं तो आपकी रैंक जो है 110 में आ जाएगी, ठीक है। डू नथिंग अप्रोच जो है यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड है। नेचुरल फार्मिंग के अंदर मैंने एक टर्मिनोलॉजी जरूर आपको लिखाया था, नो कल्टीवेशन जो है वो किसे कहा जाता है, नेचुरल फार्मिंग को। जब नो कल्टीवेशन आपको मेंशन हो गया, नो कल्टीवेशन आपको कुछ नहीं करना है, डू नथिंग अप्रोच, तो याद रखना है डू नथिंग अप्रोच कौन सी फार्मिंग से एसोसिएटेड है, नेचुरल फार्मिंग। एनपीओपी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था आपको, दो चीजें बताई थी, एक एनपीओएफ बताया था और एक एनपीओपी बताया था, नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ठीक है। अगर यहाँ पर एफ होता तो वो क्या होता है, एक प्रोजेक्ट होता, उस पी का मतलब क्या होता, प्रोजेक्ट। मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर मान लीजिए फार्मिंग आते हैं तो आपने सुना होगा कि प्रोजेक्ट आया है, ठीक है। तो जहां भी एनपीओएफ है, यदि पीछे फार्मिंग है तो उस पी का मतलब क्या होगा, प्रोजेक्ट होगा। तो यहाँ पर इस पी का मतलब क्या है, आगे वाले प्रोग्राम है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड कन्वर्जन पीरियड फ्रॉम केमिकल फार्मिंग टू ऑर्गेनिक फार्मिंग रेस्पेक्टिवली। सबसे पहली चीज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, कितने हैं, 4 प्रिंसिपल है। कौन कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ केयर, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी एंड प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, ठीक है। इसके बाद में कन्वर्जन पीरियड कितना है, 3 साल का होता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है इसमें क्या हो जाएगा, 4 and 3 पीछे होगा, 4 and 3। विच वन इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, कौन सा जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिहाज से सही नहीं है। नो वन इज अ केमिकल फ्री फार्मिंग, तो जाहिर सी बात इसे क्या कहेंगे, केमिकल फ्री फार्मिंग, ठीक है। टर्म गिवन बाय नॉर्थबोर्न ने टर्म दिया है, लेकिन एंड रोड द बुक द एग्रीकल्चर टेस्टामेंट, ये इसने नहीं लिखी है। इसके जो फादर हैं अल्बर्ट होवार्ड, जिन्हें हम मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग के फादर बोलते हैं, एरोबिक कंपोस्टिंग मेथड के फादर बोलते हैं, उन्होंने ये एग्रीकल्चर टेस्टामेंट बुक लिखा था। इथाइलिन गैस कैन बी यूज फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये अगर मैंने नहीं लिखाया हो तो आप नोट्स में लिख लेना कि जो इथाइलिन गैस है, इथाइलिन जो एक नेचुरल गैस है, और कोई भी चीज नेचुरल अगर होती है तो उसका हम यूज ऑर्गेनिक फार्मिंग में कर सकते हैं। तो इथाइलिन गैस कैन बी यूज फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यू प्रोहिबिटेड, ये चीज मैंने आपको नहीं लिखाया था। जनरली क्या है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है कि जो हमारा पंजाब हरियाणा वाला रीजन है और वेस्टर्न यूपी है, जहां पर राइस का कल्टीवेशन किया जाता है, राइस के कल्टीवेशन के बाद जो स्टेबल्स वहां बचते हैं, तो फार्मर क्या करता है, वीट की सोविंग जल्दी हो, फील्ड प्रिपरेशन जल्दी करने के लिए, जो स्टेबल्स होते हैं वो इजीली डिकम्पोज होने में उन्हें टाइम लगेगा, तो फार्मर क्या करते हैं, उनको बर्न करते हैं। जब बर्न करते हैं तो एटमॉस्फेयर के अंदर जब भी हम इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करते हैं तो ज्यादा बर्निंग होगी, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से मेथेन गैस जो है, मेथेन गैस के साथ साथ CO2 गैस भी जो है ज्यादा रिलीज होगी। जब CO2 गैस ज्यादा रिलीज होगी तो कहीं ना कहीं हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो खराब होगा, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, और जब इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो वो एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नहीं होती है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नहीं है तो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग भी उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग किसका एक पार्ट है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में हमने लिखा था कि हमें क्या करना है, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखना है। इस वजह से बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यू प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड का मतलब होता है मना करना या उस चीज को फॉलो नहीं किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने सोचा कि आपको देना चाहिए। प्रेजेंट सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया कौन है, अर्जुन मुंडा, ठीक है। अर्जुन मुंडा जो है झारखंड के रहने वाले हैं और इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हो सकता है आने वाले समय में इनकी जगह और किसी को अपॉर्चुनिटी दे दिया जाए। और पहले जो हमारे नरेंद्र सिंह जी तोमर थे, इन्हें जो है कहां पर भेज दिया गया है, मध्य प्रदेश के अंदर अभी स्पीकर बना दिया गया है, विधानसभा स्पीकर की पोस्ट दिया गया है नरेंद्र सिंह तोमर साहब को। विच वन इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू प्रिसीजन फार्मिंग, कौन सा कथन जो है प्रिसीजन फार्मिंग के संबंध में सही नहीं है। साइट स्पेसिफिक फार्मिंग,
कहा जाता है, ठीक है। नोन एज अ वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, इसे वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। मोर इंटेंसिव स्टाइल ऑफ नेचुरल फार्मिंग, इस पर हम बात करेंगे अभी। टारगेट स्पेसिफिक यूज ऑफ इनपुट अकॉर्डिंग टू टेम्परल एंड स्पेशल वेरिएबिलिटी, यानी समय और स्थान की वेरिएबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है किसका यूज किया जाता है, इनपुट्स का यूज किया जाता है। थर्ड ऑप्शन जो है मोर इंटेंसिव स्टाइल ऑफ नेचुरल फार्मिंग, यहां पर जो ये टर्म है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आप अपने नोट्स में लिख लेना। मोर इंटेंसिव स्टाइल ऑफ नेचुरल फार्मिंग जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित कौन सी चीज सही है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। अब ऐसा क्यों है, नेचुरल फार्मिंग की इंटेंसिव फॉर्म है ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसका मतलब ये हुआ कि हम नेचुरल फार्मिंग के अंदर तो डू नथिंग अप्रोच करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन केमिकल फार्मिंग को हम नहीं लेते हैं या केमिकल्स का यूज नहीं करते हैं। जबकि नेचुरल फार्मिंग के अंदर तो हम कोई भी मॉडर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर मिनिमम टिलेज को फॉलो कर सकते हैं, जीरो टिलेज को अपना सकते हैं, लेकिन नेचुरल फार्मिंग के अंदर उस चीज को फॉलो नहीं किया जाता है। मिनिमम टिलेज को अगर हमने फॉलो किया है, इसका मतलब क्या हुआ कि मोर देन 30% ऑफ सॉइल सरफेस इज कवर्ड बाय द क्रॉप रेजिड्यू, यही होता है। तो यहां पर हमने लिविंग चीज को जो है मेंटेन रखा तो नेचुरल चीज है, लिविंग चीज जो है नेचुरल है, तो इस वजह से मोर इंटेंसिव स्टाइल ऑफ नेचुरल फार्मिंग ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यूज किया जाता है, इस चीज को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ फैलो परमलेट क्रॉप रोटेशन ऑन 3 हेक्टेयर एरिया। देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ क्रॉप्स डिवाइडेड बाय वो क्रॉप रोटेशन कितने ईयर तक चला इनटू 100। यहां पर क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है फैलो परमलेट, फैलो और क्या है, परमलेट है, ठीक है। कितने हेक्टेयर पर फॉलो किया गया है, 3 हेक्टेयर पर। हमसे क्या निकलवा रहे हैं, व्हाट विल बी द क्रॉपिंग इंटेंसिटी, सॉरी यहां पर क्या निकालना है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी नहीं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। और क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस क्रॉपेड एरिया डिवाइडेड बाय नेट क्रॉपेड एरिया इनटू 100। क्लियर हुआ। अब 3 हेक्टेयर खेत है, फैलो जो है हमने छोड़ दिया, पड़त छोड़ दिया है, उसके बाद में परमलेट को हमने कितने पर लगाया है, 3 हेक्टेयर पर लगाया है। नेट कल्टीवेटेड एरिया भी 3 है, ग्रोस कल्टीवेटेड एरिया भी 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100 कितना आ जाएगा इसका, 100%, ठीक है। इसमें 300% दे रखा है क्या, ये थोड़ा सा गलत है ना, इसका राइट आंसर जो है सी आएगा। व्हाट विल बी द क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ फैलो परमलेट, 300 कैसे होगा, देखो नेट क्रॉपेड एरिया कितना है, 3 हेक्टेयर है, फार्मर के पास कितना है, 3 हेक्टेयर है, और 3 हेक्टेयर ही उसने किस में यूज किया है, क्रॉपिंग के लिए किया है, फैलो को तो हम कंसीडर करते ही नहीं है ना। तो 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100, इसका जो है राइट आंसर आपका 100 होगा। 49 जो क्वेश्चन है, अ क्रॉप रोटेशनल कंप्लीट इन 3 ईयर, a crop rotation completes in 3 years and its rotation intensity is 133.33%, find out the number of crop in rotation। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 होगा। कैसे निकाला, देखो बोलो, ठीक है। अ क्रॉप रोटेशन, तो जाहिर सी बात है यहां से हमें क्या निकालना है, क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी निकालना है। क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ क्रॉप्स डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये किस में आता है, हमेशा ईयर के अंदर आता है। क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी हमें दे रखी है, कितनी है, 133.33। नंबर ऑफ क्रॉप्स हमें कैलकुलेट करना है, ड्यूरेशन ऑफ ईयर कितना है इसमें, 3 ईयर है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो लगभग 3.92 करके ऐसा कुछ आएगा, और जब 3.92 अगर आता है तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या कंसीडर करते हैं, 4। एक चीज याद रखना है, क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी इस चीज को इंडिकेट करता है कि एक ईयर के अंदर हमने कितनी क्रॉप्स लिए हैं, ठीक है। और जबकि हमारा क्रॉपिंग इंटेंसिटी किस चीज को इंडिकेट करता है, वो इस चीज को इंडिकेट करता है कि फार्मर के पास जितना नेट कल्टिवेटेड एरिया था उसका कितनी बार उसने जो है, या कितना परसेंट जो है उसने 2 बार यूज किया है। तो वो तो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी और क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी में कि एक ईयर के अंदर उसने नंबर ऑफ क्रॉप्स कितनी ली है, ठीक है। इसके बाद है, अब फार्मर फॉलो मेज प्लस सोयाबीन व्हीट मस्टर्ड रोटेशन, फाइंड आउट द रोटेशनल इंटेंसिटी। ये थोड़ा सा, अगर आप लोगों को क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी निकालते वक्त मैंने आपको 2 साइन बताए थे, ठीक है।
जब क्रॉपिंग बताया था तो उसके अंदर मैंने बताया था एक सिक्वेंशियल क्रॉप होती है और एक इंटर क्रॉप होती है। जब भी आप सिक्वेंशियल क्रॉप को डिनोट करते हो तो कौन सा साइन लगाते हो? माइनस का। जैसे मान लीजिए कोई मेज है और मेज के बाद हमने वीट ग्रो किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? खरीफ में हमने मेज लगाया और रबी में हमने क्या लगाया? वीट लगाया। मान लीजिए यहां पर हम बात करें कि मेज प्लस सोयाबीन माइनस वीट प्लस मस्टर्ड। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो है वो क्या है? खरीफ सीजन में है, और खरीफ सीजन में ये क्या है? हमारा इंटरक्रॉपिंग सिस्टम है। फिर ये क्या आ गया? गैप आ गया, सिक्वेंशियल को हमने यहाँ पर फॉलो किया, और फिर ये हमारा क्या है? इंटरक्रॉपिंग सिस्टम है। अब मैंने एक चीज बताया था कि इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में यदि दो क्रॉप होती है तो उसको हम क्या मानते हैं? केवल सिंगल क्रॉप कंसीडर करते हैं। यहां भी हम क्या करेंगे? सिंगल क्रॉप कंसीडर करेंगे। एक और एक कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। एक ईयर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, इन 200 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 200%। इसके बाद है तोंगा सिस्टम इज प्रैक्टिसेस मोस्टली इन, कि तोंगा सिस्टम जो है वो मेनली कहां पर प्रैक्टिस किया जाता है? केरल के अंदर। विच स्पीसीज इज कॉल्ड एज अ ग्रीन गोल्ड? ये चीज मैंने आपको नहीं बताई थी, लेकिन फिर भी आपको पता होगा, बंबू जो है इसको हम ग्रीन गोल्ड बोलते हैं। इसके बाद है इफ ट्रीज आर अ मेजर कंपोनेंट। ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इफ ट्रीज आर अ मेजर कंपोनेंट ऑफ लैंड यूज, मान लीजिए कोई लैंड है और इस लैंड पर जो है, सबसे पहले हमने क्या है बात की है? ट्री जो है वो इंपोर्टेंट कंपोनेंट है, एंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर इंटीग्रेटेड विद देम। ठीक है, यानी इसके साथ हमने क्या लगाया है? एग्रीकल्चर क्रॉप्स को लगाया। द सिस्टम इज कॉल्ड, तो जाहिर सी बात है ट्री का कल्टीवेशन करना तो हम क्या बोलते हैं? सिल्वीकल्चर बोलते हैं। तो पहले तो क्या आ जाएगा? सिल्वीकल्चर। और मैंने कहा था कि क्रॉप का कल्टीवेशन करना, उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, उसके लिए क्या यूज करते हैं? एग्रीकल्चर यूज करते हैं। क्लियर है? यहां से दो चीजें याद रखना है। पास्टोरल सिस्टम की अगर बात की जाए तो एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ ग्रासेस का कल्टीवेशन भी पास्टोरल में आएगा, और एनिमल हस्बेंड्री के अंदर केवल एनिमल रियरिंग आएगी। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एडिबल ऑयल केक? कि कौन सी जो है इनमें से नॉन एडिबल ऑयल केक है? मस्टर्ड केक, लिंसीड केक, सीसेम केक और महुआ केक। महुआ जो है वो सेपोनिन की वजह से जो है इसका यूज जो है वो एनिमल फीडिंग के अंदर नहीं किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? रॉक फॉस्फेट इज वाटर सोल्यूबल। मैंने कहा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, सॉरी इसको एक बार, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के बारे में जब हमने बात की थी तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वाटर सोल्यूबल, सिट्रिक एसिड सोल्यूबल और बोथ इनसोल्यूबल इन बोथ। किस किस में? वाटर और एसिड दोनों के अंदर नहीं होंगे। वाटर सोल्यूबल के अंदर मैंने कहा था कि चाहे एसएसपी हो, डीएसपी हो, टीएसपी हो, ये सारे के सारे किस में सोल्यूबल होते हैं? वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। इसके बाद सिट्रिक एसिड के अंदर मैंने बताया था डीबा, ठीक है, डाइकैल्शियम फॉस्फेट और बेसिक डाइकैल्शियम फॉस्फेट और बेसिक स्लेग, ठीक है, ये दोनों किसमें होते हैं? सिट्रिक एसिड सोल्यूबल होते हैं। और जबकि इनसोल्यूबल इन बोथ की बात करते हैं तो रॉक फॉस्फेट हो गया, बोन मील हो गया, ठीक है, वो सब किसमें आते हैं आपके? इनसोल्यूबल इन बोथ। किस किस के अंदर? वाटर और सिट्रिक एसिड। तो यहां पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कि कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है? रॉक फॉस्फेट इज अ वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, ये भी करेक्ट नहीं है ना। रॉक फॉस्फेट तो जो है दोनों में इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। सिंगल सुपर फॉस्फेट इज अ वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, ये सही है। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट इज एसिड सोल्यूबल फर्टिलाइजर, ये भी गलत है। अमोनियम फॉस्फेट इज अ वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, ये भी सही है। इस क्वेश्चन का आपको जो है बोनस मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद है विच वन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट एलिमेंट इज एब्सॉर्बेड बाय द फ्रूटिंग जोन ऑफ ग्राउंडनट। आपने सुना होगा कि ग्राउंडनट के अंदर दो चीजें होती है, एक पोपिंग होता है और एक पेगिंग होता है। पेगिंग का मतलब क्या होता है कि उसका फ्रूट फॉर्मेशन जब होता है तो एक पेग लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, एक उंगली नुमा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, जो बाद में जाकर पोड के अंदर कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो उस कंडीशन पर भी जो है हम कोई टिलेज ऑपरेशन नहीं करते हैं, कोई इंटरकल्चरल ऑपरेशन नहीं करते हैं, क्योंकि ग्राउंडनट के अंदर फ्रूट फॉर्मेशन होता है वो बिलो ग्राउंड होता है। और यदि हम कोई इंटरकल्चरल ऑपरेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी जो रूट्स है वो कहीं ना कहीं उसके द्वारा अफेक्ट होगी, और जो पेग फॉर्मेशन है वो अफेक्ट होता है। दूसरी चीज आती है पॉपिंग। पॉपिंग का मतलब क्या होता है कि ग्राउंडनट के अंदर अगर ग्रेन फॉर्मेशन नहीं होता है तो एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी के अंदर उसे क्या कहा जाता है? पॉपिंग कहा जाता है। और ग्रेन फॉर्मेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट एलिमेंट होता है वो क्या होता है? कैल्शियम होता है।
ये जो है डबल एओ का क्वेश्चन है आपके 2018 का। विच वन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट एलिमेंट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द फ्रूटिंग जोन ऑफ ग्राउंडनट? नाइट्रोजन, आयरन, कैल्शियम या जिंक? तो याद रखना है क्या हो जाएगा, कैल्शियम। देखिए एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे होते हैं जो आपने पढ़े होते हैं, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं टर्मिनोलॉजी या उनका पूछने का तरीका जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। इसके बाद है इज अ कैलकुलेटेड इन यूनिट ऑफ यील्ड इंक्रीज पर यूनिट ऑफ न्यूट्रिएंट अप्लाइड। ये क्वेश्चन भी आपके डब्ल्यूओ 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। एपरेंट न्यूट्रिएंट रिकवरी, प्रोडक्शन इफिशिएंसी, एग्रोनॉमिक इफिशिएंसी या फिजियोलॉजिकल इफिशिएंसी? मैंने आपको बताया था इफिशिएंसीज के अंदर फर्स्ट वन पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि 1 केजी न्यूट्रिएंट अगर हमने डाला तो कितनी यील्ड हमें केजी में मिली, वो क्या होता है आपका पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। एग्रोनॉमिक यूज इफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि यदि हम 1 केजी न्यूट्रिएंट का अप्लाई करेंगे तो कितना केजी और इंक्रीज होगा, ठीक है, कितना केजी जो है प्रोडक्शन बढ़ेगा, कितना केजी हमें यील्ड ज्यादा मिलेगी, वो है आपका एग्रोनॉमिक इफिशिएंसी। द लॉ ऑफ ऑप्टिमा, ऑप्शन है क्या ये थोड़ा सा गलत कर दिया इन्होंने, लॉ ऑफ ऑप्टिमा है ये, लॉ ऑफ ऑप्टिमा एंड लिमिटिंग फैक्टर वाज फर्स्ट डिडक्टेड बाय। तो याद रखना है मैंने लिमिटिंग फैक्टर का आपको बताया था, ब्लेकमैन ने जो है क्या दिया था, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था। तो लॉ ऑफ ऑप्टिमा और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बोथ गिवन बाय दी ब्लेकमैन। जस्टिस वॉन लिविंग को किसका फादर कहा जाता है, फादर ऑफ फर्टिलाइजर केमिस्ट्री या फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है हेजरो इज अ काइंड ऑफ। हेजरो मैंने आपको बताया था, आपने नाम सुना होगा कि एलेक्रोपिंग जब मैंने बताया था, तो एलेक्रोपिंग का दूसरा नाम क्या बताया था, हेजरो इंटरक्रॉपिंग मैंने बताया था। हेजरो क्या होता है कि जाहिर सी बात है सोइल कंजर्वेशन मेथड के रूप में किसका यूज किया जाता है, हेजरो। हेजरो का मतलब क्या है, देखो एलेक्रोपिंग की जब हम बात करते हैं तो एलेक्रोपिंग में क्या होता है, जो एलेज बन जाते हैं, जो पासेज बन जाते हैं, ठीक है, उनके बीच में अरेबल क्रॉप, शॉर्ट ड्यूरेशन की अरेबल क्रॉप्स को ग्रो करना क्या कहलाता है, एलेक्रोपिंग कहलाता है। इसी का एक रूप होता है जिसको हम बोलते हैं हेजरो इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। हेजरो इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि यहां पर जो ये हम ट्री ग्रो करते हैं उसकी जगह हम हेजेस को ग्रो करते हैं, और इन हेजेस के बीच का जो स्पेस होता है वहां पर हम अरेबल क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। मेनली ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंदर यूज किया जाता है। जब ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंदर यूज किया जाएगा तो ये किसका एक मेथड होगा, सोइल कंजर्वेशन करने का एक मेथड होगा। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि हेजरो इंटरक्रॉपिंग किसके लिए किया जाता है, तो सोइल कंजर्वेशन के लिए किया जाता है। किसका दूसरा नाम है, एलेक्रोपिंग का जो है ये दूसरा नाम है, ठीक है। इसके बाद है द टिलेज सिस्टम इन विच मैकेनिकल सॉइल मैनिपुलेशन इज रिड्यूस्ड टू ट्रैफिक एंड सीड बेड प्रिपरेशन ओनली इज रिफर्ड। ये क्वेश्चन शायद AARO एग्रोनॉमी का है ना। द टिलेज सिस्टम यानी टिलेज का ऐसा सिस्टम इन विच द मैकेनिकल सॉइल मैनिपुलेशन इज रिड्यूस, यानी जो मैकेनिकल मैनिपुलेशन हम कर रहे हैं, मतलब प्राइमरी टिलेज जो है वो हम नहीं कर रहे हैं। रिड्यूस टू ट्रैफिक एंड सीड बेड प्रिपरेशन इज ओनली रिफर्ड, यहां पर केवल क्या कर रहे हैं हम, सीड बेड प्रिपरेशन कर रहे हैं। और सीड बेड प्रिपरेशन जो है वो किसमें आता है, सेकेंडरी टिलेज के अंदर आता है। तो टिलेज का ऐसा सिस्टम जिसके अंदर प्राइमरी टिलेज तो कंप्लीटली अवॉइड की जाती है और सेकेंडरी टिलेज ओनली फॉलोड इन सीड बेड जोन या फिर सीड जोन के अंदर ही या रो जोन के अंदर ही फॉलो किया जाता है, उस प्रकार के एग्रीकल्चर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, क्या कहा जाता है, जीरो टिलेज कहा जाता है। मिनिमम टिलेज के अंदर हम क्या करते हैं, प्राइमरी टिलेज तो कंप्लीटली पूरे फील्ड के अंदर फॉलो करते हैं, लेकिन सेकेंडरी टिलेज कहां करते हैं, केवल क्रॉप रो जोन के अंदर। जबकि जीरो टिलेज के अंदर क्या किया जाता है, प्राइमरी टिलेज तो कंप्लीटली अवॉइड किया जाता है और सेकेंडरी टिलेज जो है वो क्या कहां की जाती है, आपके क्रॉप रो जोन के अंदर की जाती है। पीजी 2022 के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन इज अ, यहां से एक क्वेश्चन है कि विच वन इज अ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टिलेज या इंटेंसिव फॉर्म ऑफ मिनिमम टिलेज, जीरो टिलेज। ये क्वेश्चन जो है आपके पीजी 2022 के अंदर पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्रोनॉमी के थे। उम्मीद है आपने अच्छा प्रदर्शन किया होगा, अगर नहीं भी हुआ हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनल जो पेपर है वो आपका पीजी का पेपर है। हो सकता है आपकी रैंक जो है वो काफी अच्छी आई हो सकता है किसी की रैंक पीछे गई हो, है ना, या हो सकता है किसी ने नहीं पढ़ा हो या किसी ने इन चीजों को पढ़ा हो, कुछ भी संभव है ना। कहने का मतलब ये है कि जो फाइनल पेपर है वो आपका क्या है, राजस्थान प्री-पीजी का है। लेकिन दोस्तों ये छोटी छोटी जो चीजें है ना, एक आपको कॉन्फिडेंस देगी, ठीक है। जो भी अभी पढ़ाया जा रहा है
जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ाया जा रहा है उसको अभी के अभी कवर कर लेना। साथ के साथ पुराने पेपर्स को आप देखते रहना, कोई भी सब्जेक्ट हो पुराने पेपर जरूर देखो। कोई भी टॉपिक अगर खत्म होता है तो उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कोरिलेट करो। अगर नहीं समझ में आता है, जो भी कंसर्न टीचर है, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, उनसे उसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आरपीएससी के कभी आपने तैयारी की हो कोई भी सब्जेक्ट की, या सुपरवाइजर की, AA की या फिर AO की, तो उसमें क्या एक दक्ष की एक किताब आती है, ठीक है, दक्ष या दिशा क्लासेस की एक किताब आती है जिसके अंदर पुराने सारे पेपर्स मेंशन है। जैसे कि मान लीजिए आभूषण अगर आप पढ़ रहे हो तो आभूषण में पिछले 5 सालों में, 10 सालों में या 20 सालों में कौन कौन सी परीक्षा में जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। जनरली जो ट्रेंड बनता है पेपर का वो पिछले क्वेश्चन से जो दिए गए हैं उन्हीं को कोरिलेट करते हुए क्वेश्चन बनाते हैं। मान लीजिए जैसे कि लास्ट टाइम पूछा गया था विच वन इज इंटेंसिव फॉर्म ऑफ मिनिमम टिलेज, तो राइट आंसर क्या है आपका? जीरो टिलेज। हो सकता है इस बार वो जीरो टिलेज से क्वेश्चन पूछेगा, इस तरीके से पूछ लिया जाए कि कौन सा टिलेज सिस्टम है जिसमें प्राइमरी टिलेज कंप्लीटली अवॉइड करते हैं और सेकेंडरी टिलेज रो जोन के अंदर करते हैं, तो आपको एक कोरिलेशन मिलेगा। ठीक है, तो साथ के साथ पुराने पेपर्स को जरूर देखो, ज्यादा नहीं तो 4 या 5 साल के पेपर तो ले ही लो, पीजी के, AA के, दोनों को रखो साथ में, है ना। और अब ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि आप सब लोग परिपक्व हो, ठीक है। सेकेंडरी टिलेज के लिए अगर क्वेश्चन बनेगा तो इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, टिलेज जो है वो 2 प्रकार का था, कौन कौन सा? प्रिपरेटरी कल्टीवेशन जनरली, और एक आफ्टर कल्टीवेशन। आफ्टर हार्वेस्टिंग से टिल द सोविंग, ठीक है, जो भी ऑपरेशन किए जाते हैं किस में आते हैं? प्रिपरेटरी। प्रिपरेटरी के अंदर 2 चीजें, एक प्राइमरी टिलेज और एक सेकेंडरी टिलेज। जो आफ्टर हार्वेस्टिंग हुआ है तो जाहिर सी बात है हमारी सोइल कैसी है? कॉम्पैक्ट है। इसको ब्रेक करना, हार्ड लेयर को ब्रेक करना ही क्या कहलाता है? प्राइमरी टिलेज। और इसे एक और नाम से जाना जाता है, प्लोविंग कहा जाता है। अब प्लो कितने करने हैं, कब करना है, वो आप देख लीजिएगा। सेकेंडरी टिलेज के अंदर क्या किया जाता है कि जो हार्ड लेयर जो ब्रेक की है, ब्रेक करने के बाद जो बड़े बड़े क्लोट्स बने हैं, अब इन बड़े क्लोट्स के अंदर तो आप सीड की सोविंग नहीं कर सकते हैं। याद रखते हैं, क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो सीड की साइज होती है उसका 1/5 आपका एग्रीगेट की साइज होना चाहिए, तब तो आपका जर्मिनेशन जो है वो अच्छा होता है। ठीक है, ये एक साइंटिफिक पॉइंट है, याद रहे तो ठीक है। अगर क्लोट्स बड़े होते हैं तो वहां पर सीड की सोविंग इजीली नहीं होती है। जनरली ग्राम के लिए जो है रफ सीड बेड लिया जाता है क्योंकि वो एरेशन के प्रति सेंसिटिव होती है। लेकिन अधिकांश क्रॉप जो है ऑन द बेसिस ऑफ सीड साइज जो है उनके लिए क्या किया जाता है? फील्ड प्रिपरेशन किया जाता है। अगर इन बड़े बड़े क्लोट्स को हमें ब्रेक करना है तो लाइटर और फाइनर ऑपरेशन करने पड़ेंगे, कल्टीवेटर और हैरो हमें चलाना पड़ेगा। लाइटर और फाइनर ऑपरेशन को ही हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी टिलेज। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइटर और फाइनर ऑपरेशन विच इज परफॉर्मेड आफ्टर द प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन इज नोन एज, क्या कहा जाता है? सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन। कहा जाता है कि कल्टीवेटर किसका एक पार्ट है? सेकेंडरी टिलेज का। हेरोइंग किसका एक पार्ट है? सेकेंडरी टिलेज का। प्लैंकिंग यानी सोइल को लाइटली कॉम्पैक्ट करना किसका एक पार्ट है? सेकेंडरी टिलेज का। सोइंग ऑपरेशन किस में आते हैं? सेकेंडरी टिलेज के अंदर। ये सारे क्वेश्चन जो है यहां से बन सकते हैं। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अगर आप लोगों को पीछे जो भी हमने चैप्टर्स पढ़ाए हैं उसमें भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हो। 5 मिनट अब अपन क्लास में से रखेंगे लास्ट में। अगर किसी को मान लीजिए पुराना टॉपिक अगर आपने पढ़ा है, कोई भी नया क्वेश्चन अगर आपको मिला है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा अपन ऑनलाइन वालों से बातचीत कर लेते हैं, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। विकास नागर, विक्रम बेनीवाल, सविता कुमावत, भीम सिंह मीना, पारुल सोनी, हेमंत कमलवा, कल्पना बाना, वरुण, लंबी कतार है। यानी जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं, आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। करें स्टार्ट। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा ब्रीफ में आप लोग बता दीजिए। चलिए, एग्रोमेटोलॉजी पढ़ा था, ठीक है। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हमने नया टॉपिक जो है हमारा स्टार्ट किया था। जनरली आपके पीजी के सिलेबस के अंदर तो केवल एक लाइन लिखा हुआ है ना, बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, फोरकास्टिंग के बारे में दिया है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया एंड राजस्थान के बारे में दिया है। लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी एग्रोमेटोलॉजी के बारे में। मेट्रोलॉजी की बात करने से पहले मैंने आपको फिजिक्स के बारे में बताया था। फिजिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो पूरी अर्थ पर होने वाले फिजिकल फिनोमिना के बारे में स्टडी करते हैं। फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम एटमॉस्फेयर के अंदर जो फिजिकल फिनोमिना होते हैं उसकी स्टडी की जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजी कहा जाता है। मेट्रोलॉजी जनरली ग्रीक वर्ड। जब भी आपसे पूछा जाए मीटियोरोलॉजी तो जाहिर सी बात इसमें कितने ओ होंगे? 3। ठीक है, एक मीटियोरोलॉजी होता है और एक मेटेरोलॉजी होता है। जो हमारा मीटियोलॉजी है वो कौन सा है?
जिसके अंदर 3 ओ होंगे, ठीक है। मेटेरोलॉजी इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, while the meteorology it is the branch of physics which deals with the study of atmosphere या study of physical phenomena of atmosphere that produce weather, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटेरोलॉजी। और मेटेरोलॉजी किस लैंग्वेज का एक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है जो मेटेरोस और लोगोस से लिया गया है। मेटेरोस का मतलब हाई इन द स्काई होता है, लोगोस का मतलब क्या होता है, टू स्टडी। यानी एटमॉस्फेयर के अंदर जो हाई एटमॉस्फेयर है या फिर स्काई जो है उसके अंदर जितने भी फिजिकल फिनोमिना होंगे उसकी स्टडी जिस ब्रांच के अंदर की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटेरोलॉजी। और इन फिजिकल फिनोमिना की स्टडी हम किसी पर्टिकुलर ब्रांच के साथ अगर कोरिलेट करते हैं तो उसके नाम से उसे जाना जाता है। यदि हम एविएशन के साथ कोरिलेट करेंगे तो एविएशन मेटेरोलॉजी, हाइड्रोलॉजी के साथ करेंगे तो हाइड्रो मेटेरोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ करेंगे तो एग्रीकल्चरल मेटेरोलॉजी या फिर एग्रो मेटेरोलॉजी इसे कहा जाता है। 1951 के अंदर जो है मॉस्को एक जगह है जहां पर कई सारे मेट्रोलॉजिस्ट इकट्ठा हुए और उन्होंने एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी जो ब्रॉड टर्म था उसको शॉर्ट में एग्रोमेट्रोलॉजी कहा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। एग्रोमेट्रोलॉजी के अंदर हमने कहा कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर फिजिकल फिनोमिना होते हैं उसकी स्टडी हम किसके साथ करते हैं, क्रॉप कल्टीवेशन के साथ या क्रॉप प्रोडक्शन के साथ करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एग्रोमेट्रोलॉजी कहा जाता है। अब बात आती है कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो फिजिकल फिनोमिना हो रहे हैं वो फिजिकल फिनोमिना क्या छोटे स्थान के लिए हो रहे हैं, शॉर्ट पैलेस के लिए हो रहे हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो रहे हैं, क्या उनके अंदर डे बाई डे चेंजेस हो रहा है या हावर बाई हावर चेंजेस हो रहा है। अगर ये फिनोमिना छोटे स्थान के लिए, स्मार्ट पैलेस के लिए होते हैं, स्मार्ट पीरियड ऑफ टाइम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, या इनके अंदर जो चेंजेस है वो डे बाई डे या हावर बाई हावर होता है, तो इस टर्मिनोलॉजी को क्या कहा जाता है, वेदर कहा जाता है, ठीक है। और यदि मान लीजिए ये फिजिकल फिनोमिना किसी लार्ज एरिया के लिए, किसी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए अगर सेम रहते हैं और इनके अंदर चेंजेस होने में लगभग 30 to 31 ईयर के डाटा का समेशन का यूज किया जाता है, तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है, क्लाइमेट यूज किया जाता है। और क्लाइमेट इट इज अ जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ वेदर या इट इज अ समेशन ऑफ वेदर फॉर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज क्लाइमेट। और क्लाइमेट की स्टडी जिस ब्रांच के अंदर करते हैं उसको हम क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं। क्लाइमेट जो है एक लैटिन वर्ड है, लेकिन क्लाइमेटोलॉजी जो है लैटिन प्लस ग्रीक वर्ड है। क्लाइमेटोलॉजी क्लाइमा प्लस लॉजी से मिलकर बना है। क्लाइमा का मतलब स्लोप ऑफ द अर्थ होता है और लॉजी का मतलब टू स्टडी होता है। ऐसे फैक्टर जो कि अर्थ के ऊपर क्लाइमेट के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उसकी स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। लेटीट्यूड हो सकता है, रिलीफ हो सकता है, ठीक है, वेजिटेशन हो सकता है, कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, क्लाइमेट की डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। यहां तक हमने बात किया था, थोड़ा सा हमने हिस्ट्री देखा था कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में। हमने एक इंस्टीट्यूट के बारे में बात किया था, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। एक हमने बात की थी IMD के बारे में, एक हमने बात की थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के बारे में, एक हमने बात किया था नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग के बारे में, एक हमने बात की थी फार्मर वेदर बुलेटिन के बारे में, एक हमने बात किया था AICRP ऑन एग्रो मेट्रोलॉजी के बारे में, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि AICRP ऑन एग्रो मेट्रोलॉजी कब स्टार्ट हुआ था, 1983 में, जब भारत ने पहली बार क्या जीता था, विश्व कप जीता था, ठीक है। कपिल देव जो है उसके कप्तान थे। तो एग्रोमेट्रोलॉजी के ऊपर AICRP कब स्टार्ट हुआ था, 1983 में। कोटा यूनिवर्सिटी के TA के एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, AICRP ऑन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ था, 1970 के अंदर, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, 1950 में। कहां पर, जिनेवा स्विट्जरलैंड के। और 23 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि 22 मार्च को वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है और 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है। IMD की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1875 के अंदर। कहां पर हुई थी, कलकत्ता के अंदर। फिर कोलकाता से कहां ट्रांसफर किया गया 1905 में, शिमला में। फिर शिमला के बाद कहां किया गया, पुणे में 1928 में। फिर उसके बाद 1944 में दिल्ली में। और इसी के बीच में जब ये पुणे में था तो एक डिवीजन बनाया गया, डिवीजन ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी। कब बनाया गया था, 1932 के अंदर। और ये डिवीजन अभी भी कहां पर है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर है, क्लियर है। इसके बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये कहां लोकेटेड है, पुणे के अंदर है। NRC ऑन मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग कब स्टार्ट हुआ था, 1988 के अंदर। फार्मर वेदर बुलेटिन कब स्टार्ट हुआ था, 1945 के अंदर। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में हमने बात की थी। फिर हमने कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में आए थे। एटमॉस्फेयर जो है एटमोस और स्फीयर से मिलकर बना होता है। वेपियर, एटमोस का मतलब होता है, स्फीयर का मतलब लेयर होती है। एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, इट इज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ स्फीयर या अर्थ विच कवर द
अर्थ ऑल अराउंड, जो कि चारों ओर से किसको कवर करती है, पृथ्वी को कवर करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और एटमॉस्फेयर इट इज द फिजिकल मिक्सचर ऑफ गैसेस, दोज आर द कलरलेस, टेस्टलेस और ओडरलेस। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है गैसेस का कौन सा कैरेक्टर नहीं है, और गैसेस कैसी होती है, टेस्टलेस होती है, कलरलेस होती है और ओडरलेस होती है। इसके बाद में अगर हम टोटल एटमॉस्फेयर की बात करते हैं और एटमॉस्फेयर के मास की बात करते हैं तो कितना है, 56 इंटू 10 की पावर 14 टन जो है किसका मास है, एटमॉस्फेयर का मास है। क्लियर हुआ। इसके बाद में हमने बात किया था कि एटमॉस्फेयर के अंदर हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो कंपोजिशन दो तरीके से हम निकालते हैं, परसेंट बाई वॉल्यूम और परसेंट बाई वेट। नाइट्रोजन जो है परसेंट बाई वॉल्यूम कितना है, 78.08% है, लेकिन परसेंट बाई वेट कितना है, 75.52%। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 20.93% है, जबकि 23.143% क्या है आपके परसेंट बाई वेट है। ऑर्गन जो है कितना है, 0.93% है, 1.282% क्या है आपका परसेंट बाई वेट है। उसके बाद में CO2 की अगर हम बात करें तो CO2 कितना परसेंट है, 0.03% है, और परसेंट बाई वेट कितना है, 0.045। कई बुक्स के अंदर आपको 0.043 दिया हुआ है, कहीं के अंदर 0.044 दिया हुआ है। आप एक बार के लिए जो है 0.045 याद रखना है। सारा का सारा कंपोजिशन जो है सोइल एटमॉस्फेयर में वैसा ही होता है, लेकिन एक गैस है जो कि 8 से 10 टाइम यानी 8 to 10 टाइम्स ज्यादा पाई जाती है, जिसका नाम क्या है, CO2 है। और क्यों ज्यादा पाई जाती है, इसके 3 रीजन है। फर्स्ट रीजन ये है कि जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं तो O2 को इंटेक करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। इस वजह से सोइल एटमॉस्फेयर के अंदर किसकी मात्रा ज्यादा होती है, CO2 की ज्यादा। पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे और O2 को लेंगे और CO2 को रिलीज करेंगे। इस वजह से भी CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। और लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि जो आपके क्रॉप रेजिड्यूज होते हैं, जब उनका डिकम्पोजिशन होता है तो क्या निकलता है, CO2 रिलीज होती है। तो इस वजह से सोइल एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन एरियल एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में कितना परसेंट ज्यादा होती है, सॉरी कितने टाइम ज्यादा होती है, 8 to 10 टाइम। अब कितने परसेंट होती है वो आप कैलकुलेट कर लेना। जनरली 0. कितना 24 से 0.30% प्रेजेंट होती है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हम बात करें एग्रोनॉमी के बारे में, तो एग्रोनॉमी के मैंने आपको 2 एनवायरनमेंट के बारे में बताया था, 2 बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बताया था। एक एरियल एनवायरनमेंट होता है और एक आपका सोइल एनवायरनमेंट होता है। तो किसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं, सोइल एनवायरनमेंट को हम इजीली चेंज कर सकते हैं, लेकिन एरियल एनवायरनमेंट को इजीली चेंज नहीं कर सकते हैं। एरियल एनवायरनमेंट टोटल यील्ड का कितना परसेंट डिटरमाइन करता है, 67% करता है। कई बुक्स के अंदर इसको 50% लिखा हुआ है, लेकिन आपको 67% याद रखना है। जबकि सोइल एनवायरनमेंट कितना परसेंट को करता है, 33% को डिटरमाइन करता है। और इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। फर्टिलिटी कम है तो उसके अंदर हम मैन्योर्स और फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करके इसके फर्टिलिटी लेवल को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल एटमॉस्फेयर कंडीशन के अंदर ही हम एरियल एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, वरना ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहां तक कि रामायण जो है हमने इस एग्रोमेटोलॉजी के अंदर पूरी की थी। आज की इस क्लास के अंदर जो है हम बात करेंगे कि जो ये एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है। एक क्वेश्चन जो है पीजी के अंदर यहां से पूछा गया था, उसकी भी हम बात करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा कन्वर्जन आपको मैं बताना चाहूंगा, जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कभी बचपन में पढ़ाया गया होगा कि मान लीजिए अगर आपको परसेंट दिया हो और उस परसेंट को किस में कन्वर्ट करना है, पीपीएम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, या फिर मान लीजिए आपको पीपीएम दिया हो और पीपीएम को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे कि अगर मैं लिखूं 1%, इस 1% का मतलब क्या होता है, 1/100, 1/100, 1 डिवाइडेड बाई 100। यदि मैं मिलियन की बात करूं तो मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। और 10 लाख को कैसे लिखा जाता है, या तो ऐसे लिख सकते हो या 10 की पावर 6 लिख सकते हो, ये सब जानते हो। अब हमसे कहा गया है कि हमें प्रतिशत को किस में कन्वर्ट करना है, पार्ट्स पर मिलियन के अंदर कन्वर्ट करना है। पहले हमें एक बार एग्जांपल से समझते हैं, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 1%, इसको किस में कन्वर्ट करना है, पीपीएम के अंदर कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, पीपीएम। और पीपीएम का मतलब तो क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6। आपने बचपन में सुना होगा, इस 1% को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम बराबर लगा दें और 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6। बचपन में सर कहते थे कि हमें क्या करना है, वर्ज गुणा करना है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। जाहिर सी बात है 10 की पावर 6 कहां जाएगा, ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा आपका 100।
इससे इसको क्रॉस करोगे तो कितना आएगा 10 की पावर 4 और यहां पर ये क्या लग जाएगा ppm। क्लियर हुआ क्या? ये चीज क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी अगर हमें परसेंट में कोई वैल्यू दे रखी है और उसको किस में कन्वर्ट करना है, ppm में कन्वर्ट करना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 की पावर 6 को। और जब एक चीज इस तरीके से फ्लो में होती है तो दूसरी चीज को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका रिवर्स कर देते हैं। तो ppm के नीचे अगर हम 10 की पावर 6 से में डिवाइडेशन करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगर हमें परसेंट को ppm में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 की पावर 6। और ppm को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है? सॉरी, डिवाइड किससे करना है? 10 की पावर 6 है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका परसेंट में। फटाफट जो है आप 0.03% को ppm में कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट इट ppm कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है आपको 300 ppm को जो है कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट इट इन मिलीग्राम। पहले का आंसर क्या आ रहा है? 300 ppm। सेकंड का आंसर क्या आ रहा है? ऊपर वाला रटा हुआ है, सेकंड वाला। चलिए इसको भी आप समझिए। चलो ये दोनों चीजें समझ में आई क्या? ये दोनों चीजें समझ में आई क्या पहले तो? ठीक है। इसके बाद में 0.03% को हमें कन्वर्ट करना है ppm में। 0.03% को किस में कन्वर्ट करना है? ppm में। ठीक है। 0.03 को मैं 3 डिवाइडेड बाई 100% लिख सकता हूं क्या? ठीक है। परसेंट का मतलब क्या है? 3 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, यही है। यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 3 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। मेरे को किसको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंट को ppm में। परसेंट को ppm में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 की पावर 6 से। तो यहां पर इंटू 10 की पावर 6, 6 है, नीचे क्या है? 4 है, तो क्या बचेगा? 300 ppm। ये चीज तो आपको आ गई। ठीक है। लेकिन एक और क्वेश्चन था क्या कि 300 ppm को मैं किस में कन्वर्ट करना है? मिलीग्राम में। दोस्तों यहां पर आपको क्या लिखा गया है? 1 ppm की अगर मैं बात करता हूं तो 1 ppm बराबर क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6 होता है। यही इसका मतलब है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि एक होता है केजी। ठीक है। केजी के अंदर कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूं 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000 मिलीग्राम होते हैं। ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 केजी के अंदर कितने मिलीग्राम होंगे तो आप क्या कहोगे? 10 की पावर 6 मिलीग्राम, यही कहोगे। यदि मैं आपसे कहूं कि 1 मिलीग्राम को आपको केजी में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6 केजी, यही हुआ। तो ये जो चीज है वो किसके इक्विवेलेंट आ रही है? 1 मिलीग्राम की इक्विवेलेंट आ रही है। और यहां पर यदि हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें तो ये 1.1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6 किसके इक्विवेलेंट है? 1 ppm के। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ppm इज इक्वल टू क्या होता है? 1 मिलीग्राम होता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 300 मिलीग्राम। तो पहले वाले का तो राइट आंसर क्या है? 300 ppm। ठीक है। और सेकंड वाले का राइट आंसर क्या है? 300 मिलीग्राम। अब मैं आपके मस्तिष्क का एक टेस्ट लेना चाहता हूं। ठीक है। मैंने कुछ दिनों पहले जब आपको फर्टिलाइजर पढ़ाया था तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया था कि यदि मान लीजिए आपको 0.02% का स्प्रे करना है। ठीक है। 500 लीटर वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाकर। ठीक है। तो आपको कितने ग्राम, मान लीजिए कोई भी चीज है, यूरिया है। ठीक है। यूरिया का 0.02% स्प्रे करना है 500 लीटर वाटर में, तो आपको कितने ग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी? फटाफट कीजिए, रिकॉल कीजिए, अपनी शक्तियों को याद कीजिए, हनुमान जी बनिए। हैं? देखो मैं बताने की कोशिश करता हूं। 0.02% है। ठीक है। इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे तो किस में आ जाती थी? ग्राम पर लीटर में। ठीक है। यानी 0.02% है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर हम परसेंट को तो हम कंसीडर नहीं करते थे। ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10,
10 से 10 क्रॉस हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 0.2 ग्राम पर लीटर, ठीक है। और 0.2 ग्राम 1 लीटर में डाल रहे हैं, तो 500 लीटर में कितना डालेंगे, तो 500 इंटू 0.2, ठीक है, 500 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना हो जाएगा हमारा 100 ग्राम, ठीक। कहने का मतलब मैं यहां पर कोरिलेट करना चाहता हूं आपको चीजों को, कि यहां पर परसेंट में ना देकर, यहां पर इसको परसेंट में ना देकर आपसे कहता है कि 200 ppm आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 200 ppm यूरिया दिया हुआ है, और उसका 500 लीटर वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाना है, तो यूरिया की ग्राम में कितनी मात्रा आवश्यकता होगी, समझ रहे हो आप। क्वेश्चन को कोरिलेट किया जा सकता है, तो अगर आपको कन्वर्जन फैक्टर पता है कि किसको किस में कैसे चेंज करना है, तो आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। यदि मान लीजिए यहां पर अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता 300 ppm का स्प्रे करना है, यूरिया का 300 ppm का आपको स्प्रे करना है 500 लीटर वाटर सॉल्यूशन के अंदर, तो आपको ग्राम में मात्रा निकालनी है यूरिया की। करो, थोड़े गणित में मैं भी कमजोर था, मुझे उम्मीद है कि आप भी कमजोर हैं, है ना, लेकिन कितना होगा, कितना होगा 0.3 ग्राम 500 लीटर के अंदर, हाँ 0.3 है, तो जाहिर सी बात है आप समझ गए हो मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं। देखो किस किस के समझ में नहीं आ रहा है, ईमानदारी से बता दो, समझ में आ रहा है सब लोगों के, पीछे भाई आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में। यहां पर 300 ppm दिया हुआ है, ठीक है, 300 ppm दिया हुआ है, तो ppm का मतलब क्या होता है, मिलीग्राम के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। 300 ppm है तो ये 300 मिलीग्राम होगा, या तो आप यहां से समझ लीजिए इस चीज को, ठीक है, इसको यहां पर ही आप ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, अगर ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 0.3 ग्राम, ये बड़ा शॉर्ट हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 ग्राम में कितना होता है 1000 मिलीग्राम होता है, ठीक है। और यदि आपको मिलीग्राम में वैल्यू दे रखी है और उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हम किस में डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1000 का भाग देते हैं, इसके अंदर 1000 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 0.3 ग्राम। 0.3 ग्राम किस में डालना है, हमें 1 लीटर के अंदर डालना है, 500 लीटर के अंदर किस में डालेंगे 0.3 को मल्टीप्लाई कर दो, ये सिंपल फंडा हो गया। या फिर अगर परसेंट में इसको कन्वर्ट करना है, तो इस ppm को पहले परसेंट में कन्वर्ट कर लो, और परसेंट में आने के बाद उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर दो। आप इस तरीके से भी जा सकते हो। इसको बताने के पीछे मेरा रीजन यही है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पीजी 2021 के अंदर पूछा गया था, हो सकता है एग्जामिनर इसका कंसेप्ट को चेंज कर दे और यहां से नया क्वेश्चन बना दे, ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना है। ये समझ में आ रहा है क्या, कुछ लिख सकते हो, चलिए कोई ना ये आपके काम की चीज है, इसके बाद में ये कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करने से पहले टोटल हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर कितनी है, टोटल हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर कितनी है 1600 किलोमीटर। कई बुक के अंदर ये है 400 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो याद रखना है कितना है 1600 किलोमीटर। यदि टोटल मास की बात करते हैं तो कितना है, टोटल मास कितना है 56 इंटू 10 की पावर 14 टन, ठीक। मान लीजिए ये हमारा धरातल है, ग्राउंड लेवल है, और ग्राउंड लेवल से हम 1600 किलोमीटर तक जाएंगे, वहां तक क्या रहेगा हमारा एटमॉस्फेयर रहेगा, और इसके अंदर टोटल वजन कितना है 56 इंटू 10 की पावर 14 टन है। ये चीज क्लियर है। याद रखना है कि इसका लगभग 99% मास, किसका एटमॉस्फेयर का 99% मास, जब आप 40 किलोमीटर की ऊंचाई को अचीव करते हो तो उसके बाद जो है केवल 1% होता है, और इस 40 किलोमीटर के अंडर अंडर कितना होता है 99% मास होता है। इसका मतलब ये हुआ, यहां पर कहने का तात्पर्य ये है, इसको आप ऐसे समझिए, यदि हम ग्राउंड की बात करते हैं, ये ग्राउंड है और यहां से यहां तक जो है ये कितना है 1600 किलोमीटर है, यहां पर मान लीजिए 40 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम मास की बात करते हैं, किसके बारे में, मास के बारे में, तो यहां पर जो है केवल 1% है,
और यहां पर कितना है 99%। इस पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं कि 99% ऑफ एटमॉस्फेयर मास लाइज बिटवीन या लाइज अंडर 40 किलोमीटर, ठीक है। यानी 40 किलोमीटर के अंदर अंदर जो है एटमॉस्फेयर का कितना मास होता है 99%। क्लियर हुआ क्या? इसका रीजन भी हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ग्राउंड लेवल से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक जब हम जाते हैं तो वहां पर क्या है आपका एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर में 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक जब हम जाते हैं तो लगभग 99% टोटल एटमॉस्फेयर का मास जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो है वो गैसेस नहीं होती है, इस वजह से यहां पर मास केवल कितना होता है 1%। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि एटमॉस्फेयर का टोटल मास कितना होता है 56 इंटू 10 की पावर 14 टन होता है। 100% मान लीजिए इसका ये मास हम कंसीडर करते हैं, इसका 99% मास कितने किलोमीटर के अंदर प्रेजेंट होता है 40 किलोमीटर के अंदर। कितने किलोमीटर के अंदर 40 किलोमीटर के अंदर। इसका हम रीजन देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि 99% 40 किलोमीटर के अंदर है और उसके बाद में जितना भी एरिया बचता है या जितना भी भाग बचता है उसके अंदर केवल कितना है 1%। यहां तक समझ में आया क्या? इसके बाद में यदि मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें तो आपने सुना होगा कभी, अगर आप सज्जनगढ़ गए होंगे, गए हो कभी सज्जनगढ़? जाना है ना, ठीक है। सज्जनगढ़ जाना, नीमच माता जाना और एक और कौन सी माता जी, करणी माता जी, और जब ज्यादा समय हो तो माउंट आबू जाना, ठीक है, ठीक है, जाना जरूर, ठीक है। अभी मत जाना, पीजी के बाद जाना। चलो, माउंट आबू जाना लेकिन पीजी में जब सिलेक्शन हो जाए उसके बाद जाना, ठीक है। चलिए, ठीक है। यहां से एक चीज याद रखना है, जब भी हम एटमॉस्फेयर के अंदर नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है, तो पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर कहीं ऐसी जगह होती है जहां नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान पहले घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है और फिर बढ़ता है। ये चीज आपको एक बार के लिए याद रखना है कि एटमॉस्फेयर में जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो कहीं तापमान घटता है, कहीं बढ़ता है। ये चीज पॉइंट याद रहेगा। इसको समझने से पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। एक, आपने सुना होगा कि धरती हमारी कैसी है, गोल है, ठीक है, राउंड है, ठीक है। इसके अंदर इसे जो है अंग्रेजी में कहा जाता है कि ये हमारा किसका नक्शा है, ग्लोब का नक्शा है, ठीक है। इस ग्लोब के नक्शे में बीच में सेंटर पॉइंट होता है, ठीक, और यहां पर जो है एक लाइन गुजरती है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। और इस 0 डिग्री को कहा जाता है इक्वेटर। हिंदी में कहा जाता है इसको भूमध्य रेखा। भूगोल हम नहीं पढ़ना चाह रहे, लेकिन थोड़ा सा हमें बेसिक कंसेप्ट इसका समझना होगा, ठीक है। इस भूगोल के या इस भूमध्य रेखा के, ये है हमारी भूमध्य रेखा, इसके पैरेलल, इसके समानांतर यदि हम कुछ काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं, यानी कुछ इमेजिनरी लाइन अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो इन इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाता है? इन्हें हिंदी में कहा जाता है अक्षांश, अंग्रेजी में कहा जाता है लेटीट्यूड, ठीक है। तो ये इमेजिन लाइन विच इज ड्रॉ इन पैरेलल टू इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड कहा जाता है। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षांश। यदि इस भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो इस भूमध्य रेखा के लंबवत, कहां? लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं, ठीक है, खींची गई काल्पनिक रेखाएं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूड, या फिर हिंदी में इसे कहा जाता है देशांतर कहा जाता है, ठीक है। ये चीज आप सभी जानते हैं, मुझे भी पता है, ठीक। यहां से याद क्या रखना है? यहां से याद क्या रखना है, अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों में से एक और चीज आपने नाम सुना होगा, एल्टीट्यूड। कोई बताएगा एल्टीट्यूड क्या होता है? समुद्र तल से, MSL। ये अमन जब भी गांव जाता है तो इनके गांव में रेलवे स्टेशन है, ठीक है। MSL का मतलब होता है मीन सी लेवल, ठीक है। मिनिमम नहीं होता, इसका मतलब होता है मीन। मीन का मतलब होता है औसत। औसत समुद्र तल से ऊंचाई जो होती है, जब भी आप रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे तो दोनों साइड जो है पीले कलर का एक बोर्ड लगा रहता है, वहां पर लिखा जाता है समुद्र तल से औसत ऊंचाई, या मीन सी लेवल से जो है हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल। इसको सही से लिखते हैं, एक है आपका LT। भाई बात नहीं आ रहा ना,
हाइट फ्रॉम मीन कुछ ही नीचे, हाँ, मीन सी लेवल। हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल उसे क्या कहा जाता है? एल्टीट्यूड कहा जाता है। लेटीट्यूड जो है वो किस चीज को इंडिकेट करती है? डिस्टेंस बिटवीन टू ज्योग्राफिकल पॉइंट। दो ज्योग्राफिकल पॉइंट्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है उसको कौन बताता है? आपका लेटीट्यूड बताता है। ये 0 डिग्री है तो यहाँ पर 23.5 डिग्री आता है, फिर 66 डिग्री आता है, फिर 90 डिग्री आता है। 90 डिग्री जो होता है उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं और इधर क्या बोलते हैं? साउथ पोल कहा जाता है। तो याद रखना है लेटीट्यूड पूरे ग्लोब को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है? 2 पार्ट्स में। किस किस में? नॉर्थ में और साउथ के अंदर। क्लियर हुआ? यदि हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड क्या करती है? पूरे ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ईस्ट में और वेस्ट में। लॉन्गिट्यूड क्या इंडिकेट करती है? लॉन्गिट्यूड इंडिकेट करती है टाइम गैप बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच में या 2 स्थानों के बीच में जो टाइम गैप होता है उसको कौन इंडिकेट करता है? लॉन्गिट्यूड। क्लियर हुआ? टोटल लॉन्गिट्यूड की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल लॉन्गिट्यूड जो है वो कितनी होती है? 360 डिग्री होती है। और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है? 4 मिनट होता है। कितना होता है? 4 मिनट होता है। यहां पर जो है इधर भी 180 होती है और इधर भी जो है 180 होती है। क्लियर हुआ? जबकि अगर हम लेटीट्यूड की बात करते हैं तो 1 डिग्री लेटीट्यूड बराबर जो है कितना किलोमीटर होता है? 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 111 किलोमीटर। यहां पर इन 3 चीजों के बारे में बताने के पीछे मेरा यह मकसद था, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रोपोस्फेयर कितने किलोमीटर से कितना किलोमीटर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर कितने से कितने होता है। तो वहां पूछा जा सकता है लेटीट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है या अल्टीट्यूड से है, यानी किससे हैं ये? एल्टीट्यूड से हैं, लॉन्गिट्यूड से हैं या फिर आपका लेटीट्यूड से हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको पहले 2 चीजें याद रखना है। तीन रेखाएं होती हैं, एक लेटीट्यूड होती है, एक लॉन्गिट्यूड होती है और एक अल्टीट्यूड होती है। लेटीट्यूड क्या होती है कि ऐसी इमेजिनरी लाइन जो क्या बताती है? डिस्टेंस बिटवीन 2 ज्योग्राफिकल पॉइंट्स। 2 भौतिक स्थानों के बीच में कितनी दूरी है उसको बताने का काम कौन करती है? लेटीट्यूड। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ के अंदर जो रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, इधर जो है उसको हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा कहा जाता है। ये हम बाद में पढ़ेंगे। आपको समझ में आया क्या ये चीज? इसके बाद में लॉन्गिट्यूड की अगर मैं बात करता हूं तो 2 ज्योग्राफिकल पॉइंट्स के बीच में किसको, टाइम गैप को कौन इंडिकेट करता है? लॉन्गिट्यूड करता है। और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड बराबर कितना होता है? 4 मिनट्स होते हैं। टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हैं? 360 डिग्री होते हैं। अगर 360 को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1440 आता है। और 1440 क्या होते हैं? मिनट होते हैं। और 1440 के अंदर आप 60 का डिवाइडेशन करते हो तो 24 आता है। ठीक है, तो इस वजह से 24 हावर्स होते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। उसके बाद में एल्टीट्यूड की बात करें तो हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल उसे क्या कहा जाता है? एल्टीट्यूड कहा जाता है। कि समुद्र तल से कितनी औसत ऊंचाई है उसे क्या कहा जाता है? एल्टीट्यूड कहा जाता है। यहां पर हमने बात किया स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में मैंने आपसे कहा कि यदि हम ग्राउंड पर हैं तो पहले जो टेम्परेचर है ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है? कम होता है। ऐसा कहा गया है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे जैसे आप वर्टिकल जाते हो वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है? फिर बाद में बढ़ता है, फिर घटता है और फिर बढ़ता है। आपने बचपन में सुना होगा 2 चीजें होती है, एक होता है इस तरीके से गमन और एक होता है इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं कहूं कि यहां से मैं उस साइड जाऊं तो इसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल बोलते हैं या वर्टिकल बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। यानी इस मोमेंट को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल। ठीक है, इसे कहा जाता है क्षैतिज और इसे कहा जाता है ऊर्ध्वाधर। क्लियर हुआ? तो यहां हम एटमॉस्फेयर के अंदर जो है हम एटमॉस्फेयर के अंदर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहे हैं या वर्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं? वर्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं। जब वर्टिकल मूवमेंट करते हैं तो टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो इस वर्टिकल टेम्परेचर वेरिएशन के ऊपर ही इस एटमॉस्फेयर को टोटल 4 लेयर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके बेसिस पर एटमॉस्फेयर का क्लासिफिकेशन किया गया है? तो याद रखना है ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकल टेम्परेचर वेरिएशन। ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकल टेम्परेचर
वेरिएशन एटमॉस्फेयर क्लासिफाइड इन 4 लेयर। कितनी लेयर्स में? 4 लेयर्स में। किसको क्लासिफाई किया गया है? एटमॉस्फेयर को। किसके बेसिस पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वर्टिकल टेम्परेचर वेरिएशन। वर्टिकल टेम्परेचर वेरिएशन का मतलब ये है कि जैसे हम नीचे से, धरातल से नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो कहीं तापमान घटता है, कहीं बढ़ता है, कहीं घटता है, कहीं बढ़ता है। तो ये क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहा है, कहीं इंक्रीज हो रहा है, कहीं डिक्रीज हो रहा है। तो इसे कहा गया है टेम्परेचर वेरिएशन। और कहां मूवमेंट कर रहे हैं? वर्टिकली मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? वर्टिकल टेम्परेचर वेरिएशन। उसके बेसिस पे एटमॉस्फेयर को कितनी लेयर्स में क्लासिफाई किया गया है? 4 लेयर्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है। यदि इन 4 लेयर्स की बात करते हैं, 4 लेयर्स की बात करते हैं, तो 4 लेयर में याद रखना है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। ठीक है। तो फर्स्ट जो लेयर है, मान लीजिए इस तरीके से एक बार हम समझते हैं इसको। ये टोटल जो है 1600 किलोमीटर। सबसे जो फर्स्ट लेयर है इसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। ठीक है। सेकंड जो लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर, फिर आती है आपकी मीजोस्फीयर और लास्ट में आता है आपका थर्मोस्फीयर। इस थर्मोस्फीयर की भी 2 सब ब्रांच है, एक आयनोस्फीयर है और एक एक्सोस्फीयर है। ठीक है। ये चीज समझ में। अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? ट्रोपोस्फीयर। विच वन इज सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? फोर्थ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? थर्मोस्फीयर। कौन जो है एक्सोस्फीयर और आयनोस्फीयर किसके पार्ट है? थर्मोस्फीयर के पार्ट है। सीक्वेंसिंग की अगर पूछा जाए तो कौन सा है? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। क्लियर हुआ? यहां पर मैं एक चीज इंडिकेट कर रहा हूं कि पहले जो है टेम्परेचर, टीएमपी का मतलब टेम्परेचर, यहां डिक्रीज होता है, यहां पर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, यहां पर टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है, फिर यहां पर टेम्परेचर जो है, एक सेकेंड गलत थोड़ा सा हो गया, यहां पर टेम्परेचर जो है डिक्रीज, यहां पर टेम्परेचर जो है इंक्रीज, यहां पर टेम्परेचर डिक्रीज और यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज। ये हमारा कौन सा मोमेंट हो गया? वर्टिकल मोमेंट हो गया। ठीक है। और ये क्या आपके टेम्परेचर में वेरिएशन है। अभी हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि ट्रोपोस्फीयर में वर्टिकली जब हम जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में फिर बढ़ता है, फिर मेसोस्फीयर में कम होता है और थर्मोस्फीयर के अंदर वापस इंक्रीज होता है। इनके रीजंस क्या है उनको भी हम समझेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब भी हम इन 4 लेयर के बारे में बात करते हैं, जैसे ट्रोपोस्फीयर या फिर ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर और लास्ट कौन सी है? थर्मोस्फीयर। ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जैसे ट्रोपोस्फीयर जब पूरा खत्म हो जाता है, मान लीजिए ट्रोपोस्फीयर का जोन यहाँ पर खत्म हो गया, तो हमने देखा कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता था? ऊंचाई के साथ जाते हैं तो डिक्रीज होता है। लेकिन जैसे ही स्ट्रेटोस्फीयर स्टार्ट होने वाला होगा और ट्रोपोस्फीयर खत्म होने वाला होगा, एक ऐसा जोन आता है जहां पर कोई भी टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं आता है, यानी यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जब भी आप YouTube पे वीडियो देखते हो और कोई काम आ जाता है तो आप उसको पॉज कर देते हो। पॉज का मतलब है न तो आगे बढ़ेगा न पीछे जाएगा, यानी वहां पर वेरिएशन 0 होगा। तो इसी तरीके से इस एटमॉस्फेयर की जो ये 4 लेयर्स है, इन 4 लेयर्स के अंदर क्या होता है कि जब एक जोन का एंडिंग पॉइंट होता है और दूसरे जोन का स्टार्टिंग होता है, तो उसके बीच में एक ऐसा जोन आता है, एक ऐसी लेयर आती है, एक ऐसा छोटा किलोमीटर का जोन आता है जहां पर कोई भी टेम्परेचर चेंजेस नहीं होता है, और उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, उसके लिए यूज किया जाता है पॉज। ठीक है। यदि मैं बात करूं ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, ठीक है, समझ में आया? यहां पर अगर हम बात करें तो ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर, इन दोनों के बीच में जो पॉज होगी, हमेशा जब भी कोई नई गाड़ी ली जाती है, टाइम हो गया क्या? ठीक है, 2 मिनट और ना। आपने सुना होगा घर में जब भी कोई नई गाड़ी खरीदते हैं
तो उस गाड़ी के ऊपर नाम किसका रखा जाता है? छोटे बच्चे जो होते हैं उनका नाम ज्यादा लिखाया जाता है। हो सकता है आपकी तरफ संस्कृति अलग हो, ठीक है, बड़े सदस्य का नाम लगाया जाता हो। तो इसी तरीके से एटमॉस्फेयर के अंदर जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो इन लेयर्स के बीच में, जैसे ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक ऐसा जोन आएगा जहां पर कोई भी टेम्परेचर में चेंजेस नहीं होगा। तो इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी वो यूज की जाएगी ट्रोपोपॉज, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में जो आएगी इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज, ठीक है। और मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में आएगी उसको हम बोलेंगे मीजोपॉज, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ट्रोपोपॉज किसके बीच में होता है, स्ट्रेटोपोज किसके बीच में होता है और आपका मीजोपोज किसके बीच में होता है, ठीक है। आज की इस क्लास के अंदर हम यहां तक ही पढ़ेंगे। आपके पास 5 मिनट है, अगर हो सकता है तो आप इसको, चलिए इसको एक बार जो है आप ऑनलाइन क्लास से लिख लेना, फिर भी कल हम एक और बार जो है इसकी थ्योरी लिख लेंगे, है ना। आज की इस क्लास के अंदर जो भी हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात किया है इसको कल हम कंटिन्यू रखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।